सभी को प्रणाम। स्वागत है आपका सृजन बाय स्मृति चैनल में। आज हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट वीडियो है। इसमें हम लोग कवर करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, जो अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पेशली पीसीएस एग्ज़ाम में। सेलुलर रेस्पिरेशन में एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन ये कवर करेंगे। साथ में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो भी अभी तक एग्ज़ाम्स में आए हैं, आईएएस, पीसीएस, स्टेट लेवल के और भी कई तरह के एग्ज़ाम्स में जो भी अभी तक आए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे आज की क्लास में। रेडी फ्रेंड्स? हमें पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है। फेरिंग्स, लैरिंग्स, एपिग्लॉटिस से होते हुए आपका ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया से एयर पास होता है ब्रोंकस में। ब्रोंकस फर्दर ब्रांच होता है ब्रोंकाइज में। ये ब्रोंकाइज ही फर्दर ब्रांच होती है सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंक्यूल्स में, जो कि फाइनेस्ट और थिनेस्ट होते हैं और एंड होते हैं एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम एल्वियोली कहते हैं, जहाँ पे सारी गैसियस एक्सचेंज जो प्रोसेस है वो एल्वियोली में ही होता है। और एक प्रोटेक्शन मिलता है रिब से। रिब केज जो है वो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। हमने मैकेनिज़्म देखा था किसका? रेस्पिरेशन का, जिसमें ब्रीदिंग प्रोसेस हमने देखा था। ब्रीदिंग प्रोसेस जो होता है वो दो तरीके से होता है, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन। यहाँ तक हम लोग आए थे। इन्हेलेशन में हमारे लंग्स जो होते हैं वो एक्सपैंड होते हैं। जब लंग्स एक्सपैंड होगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होगा? यहाँ पे डायफ्राम एक मसल होता है ना। डायफ्राम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो मसल्स रिब्स बोन्स के बीच में हैं, जिसे इंटरकोस्टल मसल कहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तभी इन्हेलेशन के दौरान लंग्स जो है वो एक्सपेंड हो पाता है। अब जब एक्सहेलेशन होगा तो लंग्स क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो रिलैक्स होंगे, वो एक्सपेंड होंगे। तो इस तरह से ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है वो चलता है। यहाँ तक जब हमें क्लियर है, तब हम लोग आगे समझते हैं कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बेसिकली एक तरह का मेजर है, एक तरह का रिकॉर्डिंग है, जो भी एयर का मूवमेंट होता है लंग्स के अंदर और बाहर, है ना। इस रिकॉर्डिंग को, जो एयर का मूवमेंट होता है, जितना वॉल्यूम एयर अंदर आता है, जितना वॉल्यूम एयर बाहर जाता है, उसे हम कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में स्पाइरोमेट्री। और जिससे हम इसे मेजर करते हैं, वॉल्यूम का अंदर आना, कितना वॉल्यूम एयर अंदर आया, कितना वॉल्यूम एयर बाहर गया, इसे हम कहते हैं स्पाइरोमीटर। इतना क्लियर है? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में हम लोग आगे देखते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम उसे कहते हैं जितना वॉल्यूम ऑफ एयर कोई भी ऑर्गेनिज्म इनहेल करता है और एक्सहेल करता है एक नॉर्मल ब्रीथ के दौरान। जो नॉर्मल प्रक्रिया है सांस लेने की, उसमें किसी तरह का हम लोग फोर्स नहीं कर रहे, जो प्राणायाम में बेसिकली किया जाता है, गहरी सांस लेना, गहरी सांस छोड़ना नहीं। जो नॉर्मली हम लोग ब्रीथ करते हैं, नॉर्मल ब्रीथ में जो एयर हम लोग इनटेक करते हैं और जो एयर हम लोग एक्सपायर करते हैं, यानी कि हम लोग रिलीज़ करते हैं, जितना वॉल्यूम एयर अंदर आता है बाहर जाता है, उस कंप्लीट वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। आई थिंक टाइडल वॉल्यूम क्लियर है। टाइडल वॉल्यूम जब हम लोग समझ चुके हैं, तो अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी होता है जितना मैक्सिमम एयर कोई भी एक व्यक्ति, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को जब वो इनहेल करता है और वो एक्सहेल करता है फोर्सफुल ब्रीदिंग के दौरान, है ना। जब आप गहरी सांस लेते हैं, जितनी आपकी क्षमता है, तब आप जितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, है ना, फोर्सफुल ब्रीदिंग के दौरान, उसे हम लोग कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी आपकी कितनी है? इन जनरल ये है लगभग 3.5 to 4.5 लीटर
3.5 से 4.5 लीटर तक हमारी इन जनरल वाइटल कैपेसिटी होती है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी क्लियर हो गया, टिडल वॉल्यूम क्लियर होगा। अब हम लोग देखते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम ये क्या होता है? जब हमने फोर्सफुली एयर को बाहर निकाला, बाहर छोड़ा, तब जितना एयर बचता है हमारे लंग्स में उसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, है ना। आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद, है ना, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन जितना एयर बचता है उसे हम लोग कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। इतना क्लियर है? रेसिडुअल वॉल्यूम इजी था, टिडल वॉल्यूम इजी है, वाइटल कैपेसिटी क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है ना। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या होता है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बेसिकली होता है कि रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ करके जितना हम लोग एयर इंस्पायर करते हैं, यानी कि फोर्सफुली हम लोग इनहेल करते हैं, दैट क्वांटिटी इज नोन एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। इट इज़ बेसिकली 1200 ml, 1200 ml तक होता है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ करके हम लोग जितना वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सहेल करते हैं, है ना, फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं, है ना, तो ये हो गया आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अराउंड 1100 ml होता है। यहाँ तक क्लियर है? अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक बार देख लेते हैं क्विकली। अभी तक हमने देखा है सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम, है ना। टाइडल वॉल्यूम में एक नॉर्मल ब्रीथ के दौरान जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं वो टाइडल वॉल्यूम होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा वाइटल कैपेसिटी, है ना। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? ये होता है जितना मैक्सिमम एयर हम लोग इनहेल और एक्सहेल करते हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग के दौरान, है ना, फोर्सफुल ब्रीदिंग के दौरान, दैट इज़ वाइटल कैपेसिटी। इसके बाद हमने देखा रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? फोर्सफुली एक्सपीरेशन के बाद जितना हम लोग एक्सहेल करते हैं फोर्स के साथ, गहरी सांस इनहेल करने के बाद जो हम एक्सपीरेशन करते हैं फोर्सफुली, उसके बाद जो एयर बचता है लंग्स में, दैट इज़ रेसिडुअल वॉल्यूम। फिर हमने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखा एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखा। यहाँ तक हमने ये सारे वॉल्यूम्स देखे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। इसके बाद एक आता है डेड स्पेस। ये क्या होता है? डेड स्पेस क्या होता है? जो एयर लंग्स में है, जो एल्वियोली यूज़ कर रहा है फॉर गैसियस एक्सचेंज, है ना, फॉर गैस के एक्सचेंज के लिए जो एल्वियोली एयर को यूज़ कर रहा है, उस एयर को छोड़ के जितना भी एयर है जो एयर वेज में मौजूद है, यानी कि फायरिंग्स में, लैरिंग्स में, ट्रैकिया में, ब्रोंकस में, कहीं भी, उसे हम कहते हैं डेड स्पेस, है ना, डेड स्पेस कहते हैं। ये अराउंड 150 ml होता है, इन जनरल 150 ml होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। ये सारे मेजर्स हैं, है ना, ये सारे मेजर्स हैं, स्पायरोमीटर के थ्रू मेजर किया जाता है। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? टोटल लंग कैपेसिटी होता है जितना हम फोर्सफुली गहरी सांस के साथ अंदर हवा भर सकते हैं, दैट इज़ टोटल लंग कैपेसिटी। उसमें रेसिडुअल वॉल्यूम भी आ गया, उसमें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ गया, टिडल वॉल्यूम भी आ गया। इट्स आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन वी कैन मेजर टोटल लंग कैपेसिटी। यहाँ तक क्लियर है? तो ये है आपका कंप्लीट कवर हो गया आपका टॉपिक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। हम लोग क्विकली रिव्यू कर लेते हैं जो हमने ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म देखा था पिछले क्लास में, वो हम लोग रिव्यू कर लेते हैं एक बार। तो जब ब्रीदिंग होता है तो दो प्रोसेस इन्वॉल्व है, जैसा हमने देखा अभी कि इंस्पिरेशन होता है और एक्सपिरेशन होता है, इनहेलेशन, है ना, देन एक्सहेलेशन जिसे कहते हैं।
श्वास का अंदर आना, श्वास का बाहर जाना, और इसी को पूरा मेजर करता है स्पायरोमीटर, और वो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को मेज़र करता है ना। यहाँ तक हमने देखा। अब बेसिकली इसके प्रोसेस में होता क्या है, क्विकली देखते हैं होता क्या है। अच्छा, जब हम लोग इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स होते हैं एक्सपेंड, हमें पता है एक्सपेंड होते हैं लंग्स, तो प्रेशर पड़ता है किस पर, डायफ्राम पर। डायफ्राम जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंस्पिरेशन के दौरान यानी कि इनहेलेशन के दौरान, श्वास के अंदर आने के दौरान रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस ऑर्गन का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फीमेल के लिए, तो देन इट इज़ रिब, नॉट डायफ्राम। ऑल्दो मेल्स के लिए डायफ्राम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फीमेल्स के लिए रिब्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब हम लोग इनहेल करते हैं एयर को, एक प्रोटेक्शन, एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं लंग्स को। क्यों फीमेल के लिए डायफ्राम इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस तरह से हमारा बॉडी डिज़ाइंड है कि क्योंकि अगर ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, इसका रोल ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो जब हम लोग फोर्सफुली इनहेल करेंगे तो कहीं ना कहीं फीटस में चोट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इसी को प्रिवेंट करने के लिए, यूट्रस में फीटस को चोट ना पहुंचे या किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, इसी को प्रिवेंट करने के लिए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, फीमेल्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम में रिब्स का रोल और इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। इतना क्लियर है? अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, फीमेल के लिए है रिब्स एंड मेल्स के लिए है डायफ्राम। अब पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस लंग्स के अंदर होता है, उसमें क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। हर चीज़ प्रेशर के डिफरेंस की वजह से होता है, डिफरेंस के कारण होता है ना, डिफरेंस, है ना, इन किस में, प्रेशर में। देखो, मतलब इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, जब लंग्स का प्रेशर लो होता है, जब लंग्स का प्रेशर लो होता है ना, ये लो है, तो बाहर से जो है वो प्रेशर अंदर आएगा ड्यूरिंग इनहेलेशन। एक्सटर्नल प्रेशर हाई है, लंग्स का प्रेशर लो है, तो एयर का फ्लो इनसाइड होगा इंस्पिरेशन के दौरान। जब यहाँ का प्रेशर हाई हो जाता है, तब एयर क्या होगा, फ्लो आउटसाइड, एक्सहेलेशन, है ना। ये प्रेशर डिफरेंस काम करता है रेस्पिरेशन में भी। जब गैसेस एक्सचेंज होते हैं कहाँ, एल्वियोली में। एल्वियोली है ब्रोंक्यूल्स के एंड में, एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर है एल्वियोली। यहाँ पे ये अगर हम लोग इसे एल्वियोली माने, तो यहाँ पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है ना। इसका वॉल बहुत थिन होता है और यहाँ बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है। नहीं भी तो एक लंग्स में 15-15 करोड़ से ज़्यादा एल्वियोली मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। जब एयर अंदर आता है, एल्वियोली में ऑक्सीजन भरा होता है, तो ये ऑक्सीजन जाता है ब्लड में। ऐसा ब्लड जो कैरी कर रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जाता है एल्वियोली में। ये गैसियस एक्सचेंज हो गया, प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है ना। अब ऑक्सीजन कैरिड ब्लड हीमोग्लोबिन से अटैच होकर पूरे बॉडी में जाता है ना। फिर पूरे बॉडी से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन जो है वो फिर क्या होता है कि वो फिर आता है एल्वियोली से, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ऑक्सीजन लेता है, और फिर वो पूरे बॉडी में जाके इस तरह से सर्कुलेशन होता है ब्लड का, और उसके साथ साथ हमारा यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो काम करता है। ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। यहीं पे इसी के साथ सेलुलर रेस्पिरेशन भी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। इसके बाद हम लोग कवर करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा हाँ, दो कंडीशन है यहाँ पे, हाइपोक्सिया एंड हाइपोक्सेमिया। जब हमें पता है कि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है ना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइंड होके ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो होता है दैट इज़ कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना। जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है या फिर ऑक्सीजन का एडिक्वेट सप्लाई नहीं होता है पूरे बॉडी में, टिश्यूज़ में, बॉडी के हर ऑर्गन में, इस कंडीशन को हम लोग हाइपोक्सिया कहते हैं, हाइपोक्सिया। ठीक है, जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और एडिक्वेट सप्लाई नहीं होता है। हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और एडिक्वेट सप्लाई नहीं होता है टिश्यूज़ में,
यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स में, यानी कि ऑर्गन्स में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपोक्सीमिया क्या होता है? यही लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो है कंसिस्टेंटली बना रहता है ब्लड में, इस कंडीशन को हाइपोक्सेमिया कहते हैं। ये दोनों ही कंडीशन डेंजरस है और ये दोनों ही कंडीशन हमारे किसी भी ऑर्गन को इंक्लूडिंग ब्रेन जहाँ ऑक्सीजन सप्लाई इनसफिशिएंट हो रहा है कंटिन्यूस, वो डैमेज कर सकता है ना, कुछ ही मिनटों में। अब हम लोग देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हम लोग कवर करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। हमें पता है बेसिकली रेस्पिरेशन होता क्यों है। रेस्पिरेशन का मेन फंक्शन है रेस्पिरेशन का कि एनर्जी को रिलीज़ करना। कैसे रिलीज़ होगा? जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा तब एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। फूड के ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो फूड के अंदर के कंपोनेंट्स हैं वो टूटते हैं और वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। इस तरह के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और एनर्जी रिलीज़ करते हैं। हमने भी देखा था पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो लंग्स में होता है। लंग्स क्या है? फंक्शनल यूनिट है पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब कि लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होता है। कहाँ होता है? लंग्स के एल्वियोली पार्ट में होता है। एल्वियोली क्या है? एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर है। लंग्स के अलावा जब हम लोग सेल्स में जाते हैं, जब ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करके सेल में ले जाता है तो हर एक सेल भी कार्बन डाइऑक्साइड अपना देता है ब्लड को और ब्लड से ऑक्सीजन लेता है, तो वो सेलुलर रेस्पिरेशन वहाँ पर होता है। अब ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है जिसमें सेल्स जो है वो एनर्जी को रिलीज़ करती है, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब जब सेल्स एनर्जी रिलीज़ करती है, इसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता है, यानी कि जो सेल्स रिलीज़ करते हैं एनर्जी, दैट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज यानी कि एनर्जी, जो फूड का मेन कंपोनेंट है ग्लूकोज जो है उसका ब्रेकडाउन होता है और वो जो ब्रेकडाउन है वो ब्रेकडाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? आप सभी को याद होगा, C6H12O6। इसका ब्रेकडाउन होता है तो बनता है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 56 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। ये अल्कोहल बाई प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और एनर्जी है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का एनारोबिक रेस्पिरेशन में। हम लोगों के बॉडी में एग्जाम्पल है इसका, एनिमल्स के मसल्स में जब लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, जब आपको पता होगा जब आप कुछ खेल कूद करके आते हैं, जब आपके मसल्स में स्पाज्म होता है या पेन होता है, अगर आप तब विटामिन C ले लेते हैं तब आपको अलग टाइप का पेन फील होता है। उस समय क्या होता है? हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड जो है वो फॉर्म हो चुका होता है ना। तो वी आर ऑल्सो एन एनिमल, काइंड ऑफ एनिमल। सो जब लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है तो उस समय जो पेन हम लोग फील करते हैं वो एक्चुअल में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी रिलीज हो रही होती है सेल से। एक और एग्जाम्पल है फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होता है, उस दौरान भी सेल्स एनर्जी रिलीज करते हैं और वो एक एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है। अब हम लोग समझते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो रिलीज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। क्लियर है? ये बाई प्रोडक्ट्स हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये सेल के किस पार्ट में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है साइटोप्लाज्म में। प्लाज्म वर्ड जब भी आएगा याद रखिएगा लिक्विड टाइप का कुछ भी, है ना, लिक्विड होता है। साइटो मतलब सेल, साइटोप्लाज्म मतलब सेल का लिक्विड पोर्शन, यानी कि जो ये जिसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या जो भी सेल के ऑर्गेनेल्स हैं तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन 2 स्टेजेस में होता है। पहला स्टेज है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा स्टेज है क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक साइकिल भी कहते हैं।
एरोबिक रेस्पिरेशन के पहले स्टेज को देखें तो वो है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लाइकोजन का टूटना, है ना, ग्लूकोज का ही ब्रेकडाउन है। इसे ही हम ईएमपी पाथ भी कहते हैं। ईएमपी पाथ क्यों कहते हैं? जिन्होंने डिस्कवर किया है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को, उनके नाम पर है ईएमपी पाथ, यानी कि एम्डेन, मेयरहॉफ एंड पार्नास। इनके ईएमपी पाथ भी कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस के, इन्हीं के नाम पर बेस्ड है। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो बेसिकली कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, है ना। पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और साथ में फ्री एनर्जी रिलीज करता है। ये जो फ्री एनर्जी है ये हाई एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है ना, कन्वर्ट होती है और बनती है एटीपी एंड एनएडीएच। एटीपी क्या हुआ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंड एनएडीएच क्या हुआ, निकोटाइन एमाइड, एडिनाइन एंड डाइन्यूक्लियोटाइड। ये दोनों हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसमें कन्वर्ट होता है फ्री एनर्जी जो कि रिलीज होता है ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लगता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड को बनाने में। इसमें एटीपी का गेन कितना होता है, टोटल गेन ऐसे तो 4 एटीपी होता है, 4 एटीपी होता है, लेकिन नेट गेन है 2 एटीपी। क्यों? क्योंकि 2 जो एटीपी है वो फॉस्फोरिलेशन में लग जाते हैं, इसीलिए नेट गेन है 2 एटीपी। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में एनर्जी हाई फॉर्म की 2 एटीपी बनती है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेज है। अब हम लोग सेकेंड स्टेज देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का, जिसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब नाम कैसे हुआ? तो हैंस क्रेब एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही इस साइकिल को डिस्कवर किया, इसीलिए इसका नाम हो गया क्रेब साइकिल। ये सेकेंड स्टेज जो है एरोबिक रेस्पिरेशन का, ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, यूकैरियोट्स में, एंड सेल मेम्ब्रेन में, प्रोकैरियोट्स में। आपका होमवर्क है इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स ये क्या होते हैं। तो क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यूकैरियोट्स में, एंड प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन में होता है। क्रेब साइकिल में क्या होता है, जो ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन चल रहा था वही कंप्लीट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड डिफरेंट एंजाइम्स, है ना। ये पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है और एंड प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। टोटल नेट गेन क्रेब साइकिल का है 36 एटीपी। और अगर देखा जाए आपका पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन का ग्लाइकोलिसिस को मिला करके, तो ग्लाइकोलिसिस में थे 2 एटीपी, 36 एटीपी क्रेब साइकिल का नेट गेन है। तो टोटल जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी रिलीज होता है दैट इज 38 एटीपी। 38 एटीपी, यही था आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। लास्ट टॉपिक देखते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशंट। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आरक्यू क्या होता है। तो आरक्यू क्या है, रेशियो है। रेस्पिरेटरी क्वोशंट रेशियो है किसका, जितना भी ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व यानी कि उत्सर्जित होता है, उसका रेशियो है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। कार्बन डाइऑक्साइड जो इवॉल्व होता है उसका रेशियो है, यानी कि उसे डिवाइड किया जाता है जितना भी ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी प्रोसेस, है ना। दिस इज आरक्यू। अब इस आरक्यू से हम लोग जो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो एक वैल्यू इंडिकेट करता है कि कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो मेटाबोलाइज हो रहा है। जो देखा जाए तो जो फैट है उसका लगभग 0.7 होता है आरक्यू वैल्यू, वही कार्बोहाइड्रेट का 1.0 होता है आरक्यू वैल्यू। प्रोटीन का अगर निकाला जाए तो लगभग होता है, प्रोटीन का अराउंड 0.8 होता है आरक्यू वैल्यू। और इसे मेजर किया जाता है गैनोंग रेस्पायरोमीटर से। गैनोंग रेस्पायरोमीटर से हम लोग आरक्यू को मेजर करते हैं। यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं घटना चक्र प्रीव्यू से। ये क्वेश्चंस पहले और कई एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैमल्स रेस्पायर बाय। जो मैमल्स होते हैं वो कहाँ से रेस्पायर करते हैं? ए गिल्स, बी ट्रैकिया, सी स्किन एंड डी लंग्स। तो इसका आंसर है लंग्स। हमें पता है, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है।
इसके साथ ही द अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स इन द एयर डज नॉट चेंज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो इट इज़ नाइट्रोजन विच डज नॉट चेंजेस, बाकी सारे तो हम लोग देखते हैं रिएक्शन में चेंज होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन जो है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बॉडी टेक प्लेस थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू, फर्स्ट है ब्लड, टिश्यू, देन लंग्स। तो इसका सीक्वेंस क्या है ट्रांसपोर्टेशन का, तो करेक्ट ऑप्शन इज पहले लंग्स, देन ब्लड एंड देन टिश्यू। ये IAS प्रीलिम्स 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है। जब व्हेन देयर इज़ अ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, द रेट ऑफ ब्रीदिंग का रेट क्या होगा, ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज, क्योंकि हम चाहेंगे जितना ज़्यादा हम ब्रीथ करेंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज़ तक पहुँचेगा। एंड जब लेवल डिक्रीज़ होता है ऑक्सीजन का ब्लड में, उसे क्या कंडीशन कहता है, हमने देखा था हाइपोक्सीमिया कहता है। इस तरह के क्वेश्चंस कुछ आए हुए हैं, इसका PDF आपको हम लोग प्रोवाइड कर देंगे जैसा डिमांड आएगा उसके अकॉर्डिंग। और इसके बाहर क्वेश्चंस रेस्पिरेटरी सिस्टम से नहीं आते हैं, मैक्सिमम हम लोग कवर कर चुके हैं कम समय में। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखें रिवीजन के तौर पे, और ये आपके PCS एग्ज़ाम में, स्पेशली अभी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, जितने ज़्यादा लोगों को आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू।